एमएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे अहम खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बतौर प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल के दौरान पहली बार केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने करीब 130 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस दौरान पीएम ने लोगों को संबोधित किया। अपने 53 मिनट के संबोधन में उन्होंने कई खास बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप सभी आदि शंकराचार्य की समाधि के उद्घाटन के साक्षी हैं, साथ ही उनके भक्त यहां उत्साह के साथ मौजूद हैं। देश के सभी मठ और ज्योतिर्लिंग आज हमारे साथ जुड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केदारनाथ आते ही यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। ये भी कहा कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का दृश्य अद्भुत था। साथियों, हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। इस कड़ी में ईडी ने मुंबई के सरकारी हॉस्पिटल में उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। फिलहाल बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है। इस बीच ईडी ने देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। आशंका है कि उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े सवाल जवाब किए जा सकते हैं। बता दें कि देशमुख फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब उनके बेटे पर भी उगाही के मामले में पूछताछ की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं। अब इस मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना एनसीपी पर निशाना साधा है। किरीट सोमैया ने कहा, अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं, अब दूसरे नेताओं की बारी है। किरीट सोमैया ने ट्वीट किया, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं, अब अन्य नेताओं की बारी है, बेटा, दामाद, साझेदार। और अनिल पारब समेत शिवसेना और एनसीपी के नेताओं तक पर वसूली फंड पहुंचता था। ये तमाम बातें किरीट सोमैया ने कही हैं। तो इस पूरे मामले पर अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना एनसीपी पर निशाना साधा है। देशमुख की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा है, अब सब जो भी इस तरीके के मामलों में संलिप्त हैं उन सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बेटा, दामाद सभी साझेदार हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। किरीट सोमैया ने कहा, अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं और अब दूसरे नेताओं की बारी है। तो कहीं ना कहीं वो सीधे सीधे निशाना साधते नजर आ रहे हैं शिवसेना एनसीपी पर। उन्हीं पर आरोप लगाते हुए ये टिप्पणी भी किरीट सोमैया की तरफ से की गई है।
शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं इस वक्त हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद नेहा जी, आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके चैनल के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। सर, आपको भी एफएम के पूरे परिवार की तरफ से दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हम आपसे बातचीत इस विषय पर करना चाहते हैं किरीट सोमैया के एक बयान को लेकर, जिसे साफ साफ इस तरीके से देखा जा रहा है कि वो शिवसेना और एनसीपी पर निशाना साध रहे हैं। किरीट सोमैया कह रहे हैं देशमुख तो गिरफ्तार हो ही चुके हैं, अब और नेताओं की बारी है। क्या लगता है किन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं? कह रहे हैं बेटा दामाद दोनों ही साझेदार है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए नेहा जी, केंद्र में भाजपा की सरकार है। जहाँ जहाँ गैर भाजपाई सरकार है, वहाँ की सरकारों को हम पिछले 7-8 वर्षों से देख रहे हैं कि तकलीफ देने का, परेशानी में डालने का काम किया जा रहा है। हमारे भाजपा के 2 बड़े नेता जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने अभी बयान दिया था 3-4 दिन पहले कि हमें रातों को अच्छी नींद आती है क्योंकि हम भाजपा में हैं। तो आप देखिए कि एक तरफ जो भाजपा के नेता हैं या वो कोई गलत काम करते हैं या गलत काम करने वालों का साथ देते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की दबाव की राजनीति का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उलट अगर कोई महाविकास आघाड़ी की सरकार का नेता भाजपा के विरुद्ध जाने की कोशिश करता है, तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और अब तो एनसीबी भी एक प्रतीक बन गया है दबाव की राजनीति में। तो अगर अनिल देशमुख जी के ऊपर आरोप लगे हैं, और मैं आपको बता दूं कि आरोप लगना अलग होता है और उसका मतलब सजा हो जाना या आरोप सिद्ध हो जाना अलग बात होती है। अनिल देशमुख को इन्होंने बुलाया था, 3-4 बार समन्स भेजे। अनिल देशमुख जी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो गए, और जब वो गए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, मामला विचाराधीन है, कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगा कि अनिल देशमुख दोषी हैं कि नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से किरीट सोमैया जी हो या और भी बीजेपी के नेता हो, वो जिस प्रकार से सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उसके लिए उनके पास बड़े बड़े एजेंसियां हैं केंद्र की, जिनका समय समय पर इस्तेमाल भी करते हैं। आप चाहे पश्चिम बंगाल देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, छत्तीसगढ़। ठीक है आनंद जी, यानी आप साफ साफ शब्दों में उनके आरोपों को निराधार बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बस आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो और नेताओं का भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। वो तो सर यहाँ तक कह रहे हैं कि एनसीपी के नेताओं तक फंड पहुँचता है, उन्होंने इतना भी कहा है। अब सुनिए ना, जिस परमवीर सिंह ने आरोप लगाए कि अनिल देशमुख कहते थे कि 100 करोड़ वसूल कर दो, आज वही परमवीर सिंह फरार है या गायब है या देश छोड़ के भाग गए हैं। मतलब आप देखिए ना कि कभी कोई आरोप लगाने वाला नहीं भागता, वो तो कहता है कि सांच को आँच क्या, अगर हम सच्चे हैं तो हम सारे सामना करेंगे हर इसका एजेंसी का। लेकिन आज परमवीर नहीं है, तो इस प्रकार के जो षड्यंत्र या इस प्रकार के जो दबाव की राजनीति होती है विरोधियों पर, ये देश में पहले कभी नहीं देखा जाता था। लोगों के मतभेद होते थे, लेकिन कभी किसी का मनभेद नहीं होता था। बट आज की स्थिति में आप देख सकते हैं कि या तो भाजपा में चले जाइए या तो फिर आप तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी में हैं तो आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं, आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सांगली के संजय काका पाटिल का गूगल और यूट्यूब पर बयान है, आप खोज लीजिए। दूसरा, हर्षवर्धन पाटिल जो पूर्व कांग्रेसी हैं और अभी वर्तमान में भाजपाई हैं, उनका बयान है। दोनों का नाम डालिए, गूगल पर सर्च करिए, आ जाएंगे उनके बयान। तो अगर उनके बयान ये सिद्ध करते हैं कि वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह अगर आप भाजपा में चले जाएंगे तो आप संत हो जाएंगे, लेकिन आप जैसे ही भाजपा से दूर हो जाएंगे आप एक दानव बन जाएंगे। ठीक है, यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी में हैं तो अब सब ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप किसी और पार्टी में हैं तो वो उन पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सर, यही आप कह रहे हैं। लेकिन देशमुख जी फिलहाल गिरफ्तार हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, ये सभी के सामने। हालांकि अभी मालूम पड़ जाएगा कि कौन से आरोप सिद्ध हो रहे हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका जुड़ने के लिए। तो फिलहाल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं और अब उनके दामाद पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके बेटे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर ये पूरा मामला अभी सामने आ रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। हैदराबाद में एक पीओपी मूर्ति फैक्ट्री में धमाका हो गया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, वही एक इसमें जख्मी बताया जा रहा है कि गुरुवार को दीपावली के दिन फैक्ट्री में पटाखे चलाते समय ये हादसा हुआ है। हादसा हैदराबाद के चटीना का थाना क्षेत्र के कांदीकर गेट के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में 5 लोग दिवाली मना रहे थे, वो पटाखे चला रहे थे, तभी ये हादसा पेश आया। हादसे में विष्णु और जगन्नाथ की मौत हो गई है।
वहीं बिहार के गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण के जिलों में पिछले 2 दिनों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को चंपारण के गांव बेतिया में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि गोपालगंज में 16 लोगों की मौत हुई है। हालांकि दोनों ही जिलों के प्रशासन ने फिलहाल मौत की वजह की पुष्टि नहीं की है। पुलिस के मुताबिक मारे गए कुछ लोगों का उनके परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। गुरुवार को इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय ही दम तोड़ दिया। तो जहरीली शराब का ये कहर बरपा है लोगों में। बिहार की यह खबर है, जहां पर अलग अलग जिलों में अभी तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 लोगों ने दम तोड़ दिया है। कुछ ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। कईयों को अस्पताल इलाज के लिए ले जाते वक्त उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताए जा रहे हैं करीब 22 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी मामले को लेकर या मौत को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। उनका कहना है कि कई लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये इस तरह का कोई इकलौता मामला नहीं है। ऐसे पहले भी कई मामले सामने आए हैं जब लोग जहरीली शराब पीकर अपने जीवन को खत्म कर चुके हैं और क्या असर उनके परिवार वालों पर पड़ता है वो भी हमने तस्वीरें देखी हैं। तो एक बार फिर जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। करीब 22 लोग बताए जा रहे हैं अभी तक अलग अलग जिलों के जिनकी मौत हुई है। तो बिहार का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। आप अस्पताल की भी तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। कई लोगों ने इस अस्पताल में ही इलाज के दौरान भी दम तोड़ दिया। कईयों को अस्पताल ले जाया भी नहीं जा सका। वहीं मथुरा के थाना नौझील के यमुना एक्सप्रेसवे के 71 माइलस्टोन पर बेकाबू बस डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी साइड पर कार से जा टकराई और पलट गई। कार सवार 4 और बस चालक की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक बस चालक की उसे नींद की झपकी के कारण यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह खाली बस नोएडा से आगरा की तरफ जा रही थी। थाना नौझील क्षेत्र के माइलस्टोन 71 के समीप बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी जगह पहुंच गई। उस तरफ आगरा से नोएडा की तरफ जा रही कार से ये बस टकराई। इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताहिर सैफी का रुख कर लेते हैं। ताहिर, आखिर ये पूरा मामला है क्या? ये हादसा कैसे पेश आया? देखिए, बिल्कुल नेहा जी, आपको बता दूं कि यमुना एक्सप्रेसवे नौझील थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 71 के पास की यह घटना है, जहां तेज रफ्तार एक बस जो है डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ जा पहुंचती है और तभी सामने से तेज रफ्तार से आ रही कार और बस की जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर लगते ही कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है, जबकि बस चालक भी जो है इसकी चपेट में आने से उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और बस में सवार आधा दर्जन लोगों को जो है नजदीक के अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि बस चालक को झपकी आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। नोएडा से आगरा ये बस जा रही थी। जैसे ही माइलस्टोन 71 के पास ये बस पहुंचती है और अचानक से डिसबैलेंस हो जाती है और डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क के दूसरे किनारे पहुंच जाती है, जिससे कार जो है तीव्र गति से आ रही थी उससे टक्कर हो जाती है। मौके पर ही 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग अभी भी ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। देखने वाली बात यह भी है कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के आसपास धुंध जमा हुई है, वो भी एक बड़ा कारण जो है माना जा रहा है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि बस चालक को जो है झपकी आ गई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। यानी आपका कहना है कि अभी तक कारण यही बताया जा रहा है कि बस चालक को नींद की झपकी आई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो बस चालक को नींद की झपकी आई, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। करीब 4 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। बढ़ते आगे, मुंबई ड्रग्स केस के सिलसिले में आर्यन खान एनसीबी के सामने पेश हुए हैं। बेल ऑर्डर के तहत आर्यन खान को हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक एनसीबी दफ्तर पहुंचना होगा। आर्यन को जमानत देते समय बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक हर हफ्ते एनसीबी ऑफिस आना था। 22 दिन जेल में बिताने के बाद आर्यन खान को 30 अक्टूबर को मुंबई आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया था। वहीं सीबीएसई ने अपने 10वीं और 12वीं टर्म 1 परीक्षा के अपने सभी नए
OMR शीट को फाइनल कर दिया है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शामिल होंगे। बता दें कि ऐसा पहली बार होगा कि परीक्षा के दिन ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी किया जाएगा। परीक्षा 16 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा के लिए करीब 90 मिनट का समय दिया जाएगा और इस साल क्लास 10th और 12th के 36 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। टर्म 1 परीक्षा के हर पेपर में ज्यादातर 60 प्रश्न होंगे। छात्रों को अपने उत्तर OMR शीट पर सिर्फ पेन से अंकित करने होंगे और इसके साथ ही अगर स्टूडेंट से गलती से किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए तो चिंता ना करे, उसे कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, क्योंकि OMR शीट में एक अलग से हर उत्तर के साथ बॉक्स दिया है। अगर उम्मीदवार उत्तर बदलना चाहे तो वो आंसर अपना चेंज कर सकता है। बोर्ड की तरफ से ये फैसला छात्र हितों को देखते हुए लिया गया है। CBSE द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक टर्म 1 परीक्षा को मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि माइनर सब्जेक्ट की परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होगी, जबकि सभी प्रमुख विषयों की परीक्षा 24 नवंबर 2021 से शुरू होगी। सभी छात्रों के लिए टर्म 1 परीक्षाएं देना अनिवार्य है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।